हर गुजरते लम्हे के साथ यह साफ होता जा रहा है कि ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हर गुजरते लम्हे के साथ यह साफ होता जा रहा है कि अपने स्वार्थ के लिए, इसराइल के दबाव के लिए उन्हें अमेरिकी जनता की भी परवाह नहीं है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, आई डू नॉट केयर अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द अमेरिकन पीपल। मुझे उनकी आर्थिक स्थिति की कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि किसी तरह से ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार ना आए। वो ईरान जो साफ तौर पर कह रहा है कि हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो सिर्फ शांतिपूर्ण मकसद के लिए है, अमन के लिए है और उसके अलावा कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने एक बार फिर कहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं और इस पूरे मसले का कोई सैनिक समाधान, मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बातचीत करना पड़ेगा, मगर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर गुजरते लम्हे के साथ अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। सबसे पहले सुनिए किस तरह से वो ये कह रहे हैं कि मुझे अमेरिकी जनता की आर्थिक हालात, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की कोई परवाह नहीं। सुना जाए। American financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. सबसे बड़ी बात, जिस परमाणु या न्यूक्लियर ईरान की बात कर रहे हैं वो पेपर या फिर रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं। मैं चाहूंगा कि आप उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो को सुने। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद तेल के दाम कम हो जाएंगे। मगर दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं, क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होंगे तो बकौल मार्को रूबियो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी दबंगई, अपनी दादागिरी दिखाएगा। निहायत ही वाहियात तर्क। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, खुद अमेरिकी एजेंसीज, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज, ये तमाम एजेंसियां कह रही हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, मगर इस जंग की जमीन ही इतनी कमजोर है तो स्वाभाविक सी बात है इस तरह के तर्क दिए जाएंगे। सुनिए मार्को रूबियो क्या कहते हैं। We've taken extraordinary measures to keep gas prices lower than they are in some other parts of the world, and it will go down. Those straits will be open, and we will see those prices go down. And actually, I think you're going to see a dramatic reduction in oil over time because all of that pent-up oil that's being held hostage by Iran, once that reaches the marketplace, it'll have a very positive impact. But I would also say there's a price attached to a nuclear Iran. If Iran ever acquires a nuclear weapon, they will immediately. What would stop them from controlling the straits then? And then forget about it being a 3-month or a 6-month problem. It could be a permanent one. और ईरान ने कह दिया है कि हम किसी भी कीमत पर झुकने नहीं वाले हैं। इस मुद्दे का कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, मगर अगर दबाव डाला जाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। सुनिए अब्बास अरागची ने क्या कहा। As a matter of fact, there is no military solution to anything related to Iran. They have tested us times and again. We never bow to any pressure or threat, and we resist against any aggression, against any pressure. We also resist against any sanction. For more than 40 years, my country has been the target of, our people actually have been the target of brutal sanctions imposed by the United States against us. But it didn't change our determination. It didn't change our policies. सबसे अजीबोगरीब बात, फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में फॉक्स न्यूज ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपने ये जंग जबरदस्ती शुरू कर दी, क्योंकि ईरान अपनी तरफ से कोई भड़काऊ कार्रवाई नहीं कर रहा था। ट्रंप ने इस बात को माना कि हां, ईरान ने कोई भड़काऊ कार्रवाई नहीं की, हम ये कर रहे हैं इसराइल के लिए और हम ये कर रहे हैं तमाम खाड़ी देशों के लिए। वो खाड़ी देश जहां लोकतंत्र नहीं है, यानी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका आज इस तरह की वाहियात बातें कर रहा है। ट्रंप ये सब इसराइल के लिए कर रहे हैं। और जैसे कुछ देर पहले मैंने आपको सुनाया, उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि अमेरिकी जनता भाड़ में जाए, रसातल में जाए, दफन हो जाए। सुनिए, ईरान ने अपनी तरफ से जंग शुरू भी नहीं की, फिर भी हमने क्यों हमला किया, उसका क्या तर्क दे रहे हैं। सुना जाए। We don't need it at all. We don't need it at all. We don't need it at all. Fair enough. So, I mean, you could make the case, like, why are we even? We're doing it to help Israel and to help Saudi Arabia and to help Qatar and UAE and Kuwait and other countries, Bahrain. it also helps China. I told them today. I said, we're helping you, and we're helping you in another way because I don't think China wants Iran to have a nuclear weapon either. I said, they're stone cold crazy. You don't need them having a nuclear weapon either. What did he say? What did he say? Well, he's not going to respond too much. He's a pretty cool guy. He's not going to say, "Oh, gee, that's a good point." I think he might. What's he going to do? Oh, I mean, what a wonderful point. You think he agreed? Yeah, I think that was the impression. I don't think he wants them to. No, he would like to see it end. But he's been good about it,
और जैसे मैंने कहा दोस्तों, वो अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार सामने थे और आप देखिएगा किस तरह से उन्होंने ये तक कह दिया कि तुम पर देशद्रोह का केस चलाया जाना चाहिए। आप खुद सोचिएगा दोस्तों, जो सवाल पूछा जा रहा है क्या वो देशद्रोह वाला है? दरअसल नाराजगी इस बात को लेकर है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि इस्राएल की जेलों के अंदर किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स का यौन उत्पीड़न करने के लिए, उनके रेप के लिए। और जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने डोनाल्ड ट्रंप से एयरफोर्स वन में सवाल पूछा तो देखिए किस कदर बौखला गए। Repeating the bombing, you did it for 38 days. Well, no, we did, and you did not get the political changes in Iran. No, I had a total military victory. But the fake news, guys like you write incorrectly. You're a fake guy, and guys like you write about it incorrectly. We had a total military victory. We knocked out their entire Navy. We knocked out their entire Air Force. We knocked out all of their anti-aircraft weaponry. We knocked out all of their radar. We knocked out all of their leaders, number one, and then we knocked out all of their leaders in the 2nd Division, and we knocked out numerous of their leaders in the 3rd Division, and they're very confused. We've had a total victory, except by people like you that don't write the truth. You know, you should write. I actually think it's sort of treasonous what you write, but you and the New York Times and CNN, I would say, are the worst. On another war. You should know better. You know, you're a professor, you know better. Your editors tell you what to write, and you write it. You should be ashamed of it. There's a bit of another war. Is there any I actually think it's treason. When you write like they're doing well militarily and they have no Navy, no Air Force, no anti-anything. By the way, we knocked out 85% of their manufacturing for missiles. We knocked out everything. We haven't knocked out other than one bridge that we did because they misbehaved. But we have bridges we can knock out. We can knock out their bridges and their electrical capacity within 2 days. We can knock out the whole thing. And then I read the New York Times and they act like they're doing well. And everybody knows it. That's why your subscribers are way down. You know, the Times subscribers are way down because it's fake. Did you discuss Ukraine? Way down, way down. Did you discuss Ukraine? और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत हैं जो निहायत ही स्वार्थी हैं, जो सवालों का सामना नहीं करना चाहते, मगर कम से कम एक बात की तारीफ की जानी चाहिए, ये व्यक्ति रोज पत्रकारों के सामने आता है, रोज उनके सवालों का जवाब देता है। ये बात अलग है कि गाली गलौज करता है, वो एक अलग मुद्दा है। मगर भारत के अंदर आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप ये तो करने आते हैं। आप सुनिए, वो कहते हैं कि साहब वेनेजुएला पर हमने हमला इसलिए किया क्योंकि हमें उनका तेल चाहिए था। सारा खेल तेल का है बाबू भैया, उसके अलावा कुछ नहीं। ईरान का भी इन्हें सिर्फ तेल चाहिए क्योंकि ईरान भी बहुत बड़ी मात्रा में तेल का प्रोडक्शन करता है। वेनेजुएला को लेकर भी असली बात जुबान पर आ गई, सुनिए। I think he's been very nice about it. He gets 40% of his oil there. He didn't send anybody. He didn't send ships. He didn't send ships with big fat guns on them that we would have had to repel. We would have. The good thing is I built, during my first 4 years, the most powerful military in the world. We have the most powerful military in the world. That was shown in Venezuela, which took 1 day. Actually, it took 48 hours. I mean, it took, let's see, about 48 minutes. I think it was 48 minutes and 13 seconds, and it was over. And it's a strong country with a strong military, but it went very quickly. And now, by the way, we have made a fortune with their oil. And so they've made more money in the last 8 months than they've made in the last 10 years. And we're really, participating in the profit. Venezuela, but obviously Iran is it's a different kind of a thing. But we're doing probably almost as well as I don't know how you can do better. और हाल ही में जब वो चाइना गए थे तो उनके सामने एक ऐसा देश था जो झुकने को तैयार नहीं था। आखिरकार ताइवान के मुद्दे पर चीन को एक बहुत बड़ी जीत मिली। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया कि ताइवान को लेकर हमें थोड़ा झुकना पड़ा और वक्त की नजाकत थी कि हमें झुकना पड़ा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। $12 billion, it's a lot of weapons. But, when you look at the odds, China's a very, very powerful, big country. That's a very small island. It's, you think of it, it's 59 miles away, 59 miles. We're 9,500 miles away. That's a little bit of a difficult problem. With all of that being said, if you look at the history of Taiwan, Taiwan was developed because we had presidents that didn't know what the hell they were doing. Because if they would have put tariffs on chips coming in, they would have never left. Everything was about intel.
and everything was about our chip companies. They stole our chip industry. So I've said that for years. I said, for years they stole our chip. If we would have had one of our presidents just say, we're going to put 100% chip. You can leave, you can build in Taiwan, but you sell it back into the United States. We're going to put 100% or 200% tariff. We would have never lost a chip. We lost the chip industry. It's all coming back. And I do say this, Taiwan would be very smart to cool it a little bit. China would be very smart to cool it a little bit. They ought to both cool it. और सबसे बड़ी बात, इस पूरी यात्रा का जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गए थे, ट्रंप सिर्फ एक जीत दर्ज कर पाए, वो भी अपने बयान के जरिए, ये कहते हुए कि हमने चीन को ये बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर हम आपसे आगे हैं और चीन हमारी तरक्की से हैरत में था। सुनिए। We're leading by a lot, but they're second and they're very strong. And we talked about possibly working together for guardrails. And what kind of guardrails? Standard guardrails that we talk about all the time. AI is fantastic. So many things can happen in terms of health and medicine and operations, everything. Military, and so many things can happen, but it's also got some drawbacks, and we're talking about, we probably will, we're going to work together. We had a very good conversation about a lot of stuff. तो जैसे आपने देखा दोस्तों, मैंने इस कार्यक्रम में आपका परिचय, आपका इंट्रोडक्शन एक ऐसी शख्सियत के साथ कराया जो इनसिक्योर है, जो बेशक रोज पत्रकारों के सामने आता है मगर सवालों के जवाब देना नहीं आता, जो स्वार्थी है, पूरी तरह से सेल्फिश है, जिसने अमेरिकी जनता का भविष्य दांव पर लगा दिया, ये कहते हुए कि मुझे परवाह है सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब की, अमेरिकी जनता भाड़ में जाए। वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो अस्तित्व में नहीं है, जो वजूद में नहीं है, और ये अमेरिका का दुर्भाग्य है। और जैसे मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इबारत लिख रहे हैं अमेरिका की बर्बादी की, और डोनाल्ड ट्रंप उनके खुद के खात्मे की, राजनीतिक तौर पर खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।